हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम एक फार्मूला डिराइव कर चुके थे। अभी इन दिस लेक्चर इस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनामिक्स से कुछ एक नया टर्म देखेंगे, एंथैल्पी। एंथैल्पी के बारे में देखते हैं। देखो एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी इसको डिनोट करते हैं एच से, कैपिटल एच से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं न्यू स्टेट फंक्शन। देखो न्यू स्टेट फंक्शन है ये एंथैल्पी। तो जैसे कि हम लोग देखो, हम लोगों ने लास्ट में एक फार्मूला देखा था। क्या था हम लोगों को? डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी चेंज हम लोगों ने देखा था। इंटरनल एनर्जी चेंज इज डिपेंड ऑन क्यू माइनस पी डेल्टा वी। बट जैसे हम लोग देखो ये वाले जो फार्मूला हमने डिराइव किया था, ये वाले फार्मूला में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? डेल्टा वी है। अगर वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो ये जो हीट है, ये क्या है? हीट है। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो हीट क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी जो चेंज है उसकी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। हीट क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी जब वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट, राइट। ये हम लोगों ने देख चुके हैं। बट अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग लेबोरेटरी में रिएक्शंस करते हैं, लेबोरेटरी में हम लोग रिएक्शंस करते हैं, कोई हम लोग फ्लास्क वगैरह ले लेते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जब भी हम रिएक्शन करते हैं, लेबोरेटरी में जो भी हम रिएक्शन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? किसी टेस्ट ट्यूब में करते हैं, या तो फिर कोई फ्लास्क होता है। फ्लास्क क्या होता है? ऊपर से बंद होता है, क्लोज फ्लास्क होता है। और जनरली हमारी जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है? जैसे सॉलिड एंड लिक्विड्स में होती है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो सॉलिड होगा कंपाउंड, या तो लिक्विड होगा। और सॉलिड लिक्विड का जो वॉल्यूम चेंज इतना ज़्यादा कुछ खास आता नहीं है। तो वॉल्यूम चेंज जो केमिकल रिएक्शन उसमें हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। जब हम लोग वॉल्यूम को चेंजेस जो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में हम लेबोरेटरी में कर रहे हैं उसमें वॉल्यूम चेंजेस का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वहाँ पे वॉल्यूम चेंजेस जनरली नहीं आते इतना ज़्यादा। तो वहाँ पे क्या होता है? ऐसी कंडीशन में क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या लेबोरेटरी में जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेबोरेटरी में कांस्टेंट होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। देखो लेबोरेटरी में क्या होता है? लेबोरेटरी में प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेबोरेटरी में प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम चेंजेस आ सकती है और नहीं भी आती। तो दिस इज डिपेंड हो। यहाँ पे क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है लेबोरेटरी में। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई चैम्बर में रिएक्शन रख दिए तो चैम्बर का ऊपर से ढक्कन क्लोज है तो उसका प्रेशर क्या होगा? कॉन्स्टेंटली रहेगा। अब इस सिचुएशन में अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंजेस देखें, जब क्या हो? प्रेशर कांस्टेंट हो। जब प्रेशर कांस्टेंट हो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग वॉल्यूम चेंज एंड हीट ट्रांसफर के बारे में देखें तो जैसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेज है, रिएक्शन के इनिशियल स्टेट में हम लोग कंसीडर करते हैं कि U क्या था? U1 था। इनिशियल स्टेट में क्या था? U1। हम लोग क्या करेंगे? जो चेंजेस आ रही है वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रही, P तो क्या है? कांस्टेंट। और हीट क्या है? ये तो एक अमाउंट है जो कि क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा? U1 हो जाएगा इज इक्वल टू Q। Q तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, तो Q क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। माइनस P PV1, ठीक है। ये हो जाएगा इनिशियल स्टेट। उससे फाइनल स्टेट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 U2 Q माइनस PV2, राइट। ये क्या हो जाएगा? इनिशियल स्टेट। ये क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट की रिएक्शन की ये फाइनल स्टेट रहेगी और ये हो जाएगी इनिशियल स्टेट। अगर इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका अगर हम लोग डिफरेंट, इसका हम लोग क्या करेंगे? चेंजेस निकालेंगे। तो चेंजेस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? U2 माइनस U1 U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे Q क्या है? कॉमन। Q माइनस PV2 माइनस V1। ये बनेगा मतलब रिएक्शन के लिए, ठीक है।
हमारे जो रिएक्शन कर रहा है लेबोरेटरी में उसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर क्या है वहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है V2 माइनस V1। तो इस सिचुएशन में देखो आगे क्या करेंगे हम लोग, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q माइनस P V2 माइनस V1। यहाँ पे क्या कर दो, Q साइड में ले लो और पूरे के पूरे अमाउंट क्या कर दो यहाँ पे भेज दो। तो Q अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे U टू प्लस P V2 राइट, माइनस U1 प्लस P V1। हम लोग क्या मिल रही है, इस तरह की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है U प्लस और PV, U प्लस PV जो टर्म है, ये टर्म यहाँ पे एक यूनिक टर्म हमको दिखाई दे रही है। ये जो वैल्यू क्या दिख रही है, यूनिक हम लोग को एक अमाउंट जैसा कुछ दिख रहा है कि यूनिक एक फार्मूला दिख रहा है हम लोग को। तो इस फार्मूला को ही, इसी फार्मूला को ही कंबाइंडली एंथैल्पी कहा गया। इसी फार्मूला को कंबाइंडली एंथैल्पी कहा गया। भाई एंथैल्पी क्या, एंथैल्पी इज दिस इज द ग्रीक वर्ड। एंथैल्पी क्या है, ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है हीट कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है, हीट कंटेंट होता है इसका मतलब। तो ये जो है यहां पे एक नया फंक्शन, दिस इज अ न्यू फंक्शन थर्मोडायनेमिक्स में ऐड हुआ। इसके चलते इस फॉर्मूला को डिराइव करते समय एक नया फंक्शन यहाँ पे ऐड हुआ है जिसको बोला है एंथैल्पी। और इसकी वैल्यू कितनी थी, एच इज इक्वल टू होता है U प्लस PV राइट। तो यहाँ पे U प्लस PV है तो यहाँ पे क्या होता है U2 प्लस PV2। ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे। जब कांस्टेंट प्रेशर हम लोग देख ही रहे हैं तो देखो Q इज इक्वल टू यहाँ पे U2 प्लस PV2, इसको हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, H2 राइट, माइनस ये क्या U1 प्लस PV1, इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं हम लोग H1 इस फार्मूले के हिसाब से। H की वैल्यू कितनी होती है, U प्लस PV राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू H2 माइनस H1। और यहाँ पे एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूट क्या लिख देंगे हम लोग, प्रेशर P क्या डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर देखो हीट अगर जरूरी नहीं हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एमिट या एब्जॉर्ब दोनों हो सकती है। हीट बाहर जा रही है तो हीट अंदर जा रही है, वो कब जा रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे जा रही है। यानी जो हीट कंटेंट यहाँ पे जो हीट होती है एट अ कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगी, ये जो हीट है क्या है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर है। और ये क्या है, एंथैल्पी चेंज QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग देखो ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया, यहाँ से हम लोग बता सकते हैं दिस इज द एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एंथैल्पी चेंजेस आ रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट। जो हीट क्या हो रही है, तो ट्रांसफर हो रही है, या तो क्या कर सकते हैं, या तो हीट बाहर जा रही है या तो एब्जॉर्ब हो रही है। जो एंथैल्पी चेंज डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट पे डिपेंड कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जैसे इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक हम लोग डिराइव कर लिया, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे H तो हमको पता है, H क्या हो गया, U प्लस PV। एक नया टर्म हमने देख लिया, H प्लस क्या होगा, U प्लस PV। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जब भी रिएक्शन या कोई केमिकल रिएक्शन या कोई प्रोसेस की बात करते हैं या फिर किसी सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग चेंजेस की बात करते हैं कि चेंज कितना आया। तो इस सिचुएशन में एंथैल्पी चेंज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एंथैल्पी तभी नाप पाएंगे, तभी मेजर कर पाएंगे जब हम लोग को क्या मिले, इंटरनल एनर्जी चेंज या फिर वॉल्यूम में चेंजेस मिले। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, U प्लस PV। अगर जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H U प्लस P आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा V। ठीक है, तो ये बनेगा एंथैल्पी चेंज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। ये बन जाएगा एंथैल्पी चेंज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। अभी आगे क्या देखना है हम लोग को कि देखो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है, देखो डेल्टा H विल बी नेगेटिव
डेल्टा एच तभी नेगेटिव होगा जब क्या होगी, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। भाई क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। हीट इस सिचुएशन में हीट क्या होती है, बाहर चली जाती है, सिस्टम से बाहर हीट जा रही है, राइट। तब क्या होगा, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तब क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि क्या होगा, हीट बाहर जा रही है तो यहाँ की जो वैल्यू होगी ऑल ओवर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हमको मिलेगी। डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। कब होगा ये डेल्टा एच पॉजिटिव? जब रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। जब रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। और हम लोग देख चुके हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर हीट जो है इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। अभी हीट जो है अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है, हीट अगर है सिस्टम एब्जॉर्ब कर रही है तो क्यूपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर सिस्टम क्या कर रही है, हीट इवॉल्व कर रही है, बाहर भेज रही है हीट, हीट क्या हो रही है, बाहर भेज रही है, तब क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एंथैल्पी चेंज। यानी कोई रिएक्शन अगर हो रही है और उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे आगे और एक टर्म हम लोग देखेंगे कि डेल्टा एच, जो एंथैल्पी, अगर कांस्टेंट प्रेशर की तो बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एंथैल्पी चेंज, डेल्टा यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, राइट। अगर हम लोग बात करें इस फॉर्मूले में कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, तब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो चेंजेस हो ही नहीं रहा है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। और साथ साथ हम लोग को पता है डेल्टा एच क्या है, हीट कंटेंट है क्यू, राइट। और यहाँ पे जो हम लोग बनेंगे ये बनेगा कांस्टेंट वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, हीट क्या लगेगा, सबसे क्या लिखेंगे हम लोग, वी। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। डेल्टा एच के आगे भी क्या रख दो, क्यू रख दो, ठीक है, हीट, हीट, ठीक है। हीट क्या होगी, इवॉल्व या एब्जॉर्ब। तो एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एज वेल एज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, यानी हीट पे डिपेंड कर रही है। वो हीट जो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर एमिट हो रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब अगर हम लोग आगे देखें, तो आपको पता होगा कि जैसे हम लोग किसी रिएक्शन कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा सॉलिड एंड लिक्विड जैसे कंपाउंड हम लोग रिएक्शंस में लेते हैं, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड में जनरली मैंने जैसे कहा वॉल्यूम का चेंजेस इतना खासा कुछ आता नहीं है, वॉल्यूम चेंजेस इतना कुछ खास आता नहीं है। एट व्हेनेवर वी टेक द सॉलिड एंड लिक्विड इन द रिएक्शन मिक्सचर, जैसे हम लोग आरबीएफ में क्या कर ले, कोई रिएक्शन मिक्सचर रख दिया, कोई भी एसिड या कोई भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रख दिया, उनकी रिएक्शन कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट ही रहेगा जैसे सॉलिड का और लिक्विड का होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कुछ अदर रिएक्शंस की, जिसमें क्या होती है, गैस, रिएक्शन वैसी रिएक्शन जिसमें अंदर क्या हो, जिसके अंदर गैस इन्वॉल्व हो, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, गैस इन्वॉल्व हो। यानी जैसे होती है ना कुछ रिएक्शन होती है, जैसे हम लोग अगर अमोनिया को अच्छी तरह से हीट करेंगे तो नाइट्रोजन अमोनिया को नहीं, कुछ रिएक्शन हम लोग देखे तो कुछ रिएक्शन होती है ना, जैसे सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो CO2 उड़ जाती है, यानी गैस रिलीज हो रही है। तो कुछ रिएक्शन में क्या होती है, गैस रिलीज होती है तो फिर गैस एब्जॉर्ब हो जाती है। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, गैस इन्वॉल्व होती है। तो उस रिएक्शंस में वॉल्यूम चेंजेस का फैक्टर बन सकता है। और जब गैस का जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब गैस की बात करें तो हम लोग वी डोंट फॉरगेट द आइडियल गैस इक्वेशन। जब भी हम लोग गैस की बात करेंगे तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे ज़रूर यूज़ करते हैं। PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। और जब गैस के लिए हम लोग को देखना है, गैसेस के लिए क्या देखना है हम लोग को, एंथैल्पी देखनी है। वी वांट टू डिराइव द फार्मूला फॉर द एंथैल्पी फॉर द गैस। तो ठीक है, गैस के लिए एंथैल्पी देखने हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस PV इक्वल nRT को सॉल्व करते हैं। देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रही है, वॉल्यूम चेंज आ रहा है, और क्या चेंज हो सकता है, मोल चेंज होते हैं। रिएक्शन के अंदर कोई गैस वाली रिएक्शन है, उसके अंदर क्या चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है, मोल चेंज हो सकते हैं। बाकी R इज द गैस कांस्टेंट, T इज अ
टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा और पी इज़ अ प्रेशर कांस्टेंट है हम लोगों ने। तो वेरिएबल कौन से, ये दो फैक्टर वेरिएबल है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, फॉर प्रोडक्ट इसके बेसिस हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर रिएक्टेंट। फॉर रिएक्टेंट के लिए जैसे सिंपली मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ, ये रिएक्टेंट ए और ये बन रहा है इससे प्रोडक्ट बी, राइट। तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है, फॉर रिएक्टेंट का वॉल्यूम है VA एंड रिएक्टेंट का मोल कितना है NA। फॉर प्रोडक्ट के लिए वॉल्यूम कितना है VB एंड प्रोडक्ट के लिए मोल कितना है NB। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या निकालना है, इसका हम लोग को निकालना है चेंजेस। तो जैसे देखो रिएक्टेंट के लिए PV इज इक्वल टू एनआरटी क्या बनेगा, रिएक्टेंट के लिए PV इज इक्वल टू एनआरटी बनेगा PVA इज इक्वल टू NART। दिस इज फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट PVB इज इक्वल टू NBRT, राइट। अभी हम लोग को अगर वैल्यू निकाले PV प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हम लोग को चेंजेस निकालना, वॉल्यूम चेंज कितना आ रहा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट का वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। ठीक है, ये बन गया NB माइनस NART। तो यहां पे जो बन रहा है सीन, देखो ये क्या हो जाएगा VB माइनस V, यानी क्या है वॉल्यूम चेंज। इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू, राइट। इसको हम लोग वॉल्यूम चेंज आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं VB माइनस V, क्या लिख सकते हैं सिंपली डेल्टा V। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा N, और यहाँ पे नहीं क्या स्मॉल ऐसे G लगा रखा है, G फॉर द गैस। और यहाँ पे याद रखना जो G है डेल्टा NG, ये यहाँ पे डिनोट कर रहा है डिफरेंट बिटवीन, क्या 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 डिनोट कर रहा है, चेंजेस बिटवीन द प्रोडक्ट मोल एंड रिएक्टेंट मोल। रिएक्टेंट मोल और प्रोडक्ट मोल में जितने चेंजेस आ रहे हैं वो क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है डेल्टा NGRT। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा हम लोग को एक P डेल्टा V वाला फॉर्मूला मिल गया, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। ये किसके लिए देखा हम लोगों ने, वी शो दिस फॉर द गैसेस रिएक्शन, जिस रिएक्शन में गैसेस आ रहे हैं उसके लिए हम लोग देखा ये। तो उसके लिए एंथैल्पी क्या बनेगी, एंथैल्पी कैसे बनेगी गैसेस के लिए एंथैल्पी, तो एंथैल्पी हमको पता है एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, जो ऊपर लिखा है ही, ठीक है। तो P डेल्टा V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा NGRT लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा NGRT, सॉरी क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे मिल गया हम लोग को, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। गैसेस अगर रिएक्शंस है और वहाँ पे अगर हम लोग मोल चेंजेस की बात कर रखी है और इंटरनल एनर्जी दे रखी है, तो हम लोग फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एंथैल्पी। अगर हमको इंटरनल एनर्जी दे रखी है तो हम लोग एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एंथैल्पी दिए तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो ये फार्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कोई है न्यूमेरिकल्स, यस देयर इज वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.5। हो देखो प्रॉब्लम 6.5 में लिखा है, इफ वाटर वेपर एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन। ओके, प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम 6.5। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक वाटर क्या हो रही है, वेपराइज हो रही है, और वाटर वेपर को हम लोग को कंसिडर करना है इट्स आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब प्रॉपर गैस है, वेपर क्या है, प्रॉपर गैस है, ये कंसिडर कर लिया हम लोगों ने। ओके, और यहाँ पे लोग दिया है कि मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल। देखो हमको डेटा क्या क्या दे रखा है, हम लोग को मोल दे रखा है, हम लोग को 1 मोल दे रखा है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोग को, 1 मोल दे रखी है। ओके, और क्या दे रखा है हम लोगों ने, दे रखा है डिटेल चेंज मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज दे रखा है डेल्टा H
एंथैल्पी वेपराइजेशन 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार। ठीक है, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल वाटर एट 1 बार प्रेशर, यानी प्रेशर भी दे रखा है 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा एच दे रखा है इन लोगों ने 41 किलो जूल, 41 किलो जूल पर मोल या फिर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, इन्होंने पूछा है कि डेल्टा यू कैलकुलेट करो। ठीक है, ये डेटा दे रखा है हम लोग को, दे रखा है 1 मोल दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा यू। तो देखो जैसे हम लोग फार्मूला हम लोग अभी डिराइव किया था, क्या फार्मूला था, हम लोग को डेल्टा यू पूछा गया है। तो पहले डेल्टा एच वाला कैसा फार्मूला था, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो पूछा डेल्टा यू है, डेल्टा यू इधर आएगा तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा यू इसको इधर भेज दो, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा एच कितना दे रखा है, 41 किलो जूल, 41 यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना होता है, 41 जूल मोल इनवर्स, ओके, माइनस, ठीक है, माइनस क्या दे रखा है, 1 मोल क्या दे रखा है, डेल्टा एच कितना कहा उसने चेंजेस, गैसेस का 1 मोल चेंजेस आ रहा है, और आर के देखो गैस कांस्टेंट आपको याद रखना है 8.32 समथिंग होता है गैस कांस्टेंट, हाँ 8.3 गैस कांस्टेंट होता है 8.3 जूल मोल केल्विन, राइट। फ्रेम में दिख रहा है आपको, ओके, मोल इनवर्स केल्विन, राइट, ये हो जाएगा आर। और टी कितना दे रखा है भाई, तो टी तो देखो टी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कर दो, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन कर दो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करोगे आप तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ, इसका आंसर बनने वाला है 37.904। अगर आप वीडियो बाद में आप देख ही रहे हो तो आप खुद कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना, किलो जूल मोल इनवर्स, दिस इज द आंसर, ओके। यहाँ पे यूनिट देखो कैसे कट होती है, यहाँ पे यूनिट देख लेना, किलो, यहाँ पे क्या क्या कट हो सकता है, यहाँ पे मोल इनवर्स है, कैलोरी इनवर्स है, मोल इनवर्स एंड कैलोरी इनवर्स, यहाँ पे एक मोल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोल, इसको मैं और फिर से लिख देता हूँ। देखो आंसर तो आपको ये मिल रहा है, राइट, लेकिन अभी यूनिट चेंज कैसे हो रही है, यहाँ पे यूनिट चेंज लास्ट में ये कैसे बन रही है, ये वाली यूनिट चेंज कैसे बन रही है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई करके लिखता, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच 41 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, माइनस ये कितना था, 1 मोल था, ये 1 मोल हो गया, राइट, और ये क्या है, आर कितना था, 8.3 इंटू नहीं रखना हम लोग को, क्या था, ये मोल इनवर्स था, ये था कैलिन इनवर्स, राइट, और साथ साथ क्या था, टेम्परेचर कितना था, 373 केल्विन था टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे देखना, इस मोल से इसका मोल कट कर दो, क्योंकि ये मोल इनवर्स और ये क्या है, सिंपल मोल है। यहाँ पे कैल्विन कट सकता है, कैल्विन इनवर्स है, ये क्या है, कैल्विन है सिंपल। तो बच्चा क्या लास्ट में, किलो जूल मोल। इसका जो फाइनल आंसर जो बन रहा था हम लोग का कितना था, 37.90 किलो जूल मोल इनवर्स, ये हम लोग को क्या मिल गया, लास्ट वाला आंसर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बनता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। फर्स्ट हम देखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो क्या कर रही है, ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज डिपेंड ऑन साइज ऑफ मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो क्या होती है, डिपेंड होती है साइज ऑफ मैटर, या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटिटी बोल दो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन साइज ऑफ मैटर एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे बात करते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, तो जैसे हम लोग अब जैसे हम लोग है कि मेरे पास कुछ चॉकलेट्स है, राइट, चॉकलेट्स नहीं पकड़ते हम लोग, कुछ मेरे पास कुछ पाउडर है मेरे पास, राइट, शुगर है मेरे पास, शुगर है, ठीक है। मैं एक स्पून शुगर ले ली, उसका मास मेजर कर लिया, दूसरी स्पून ले ली, उसका मास मेजर कर लिया। तो एक ही बीकर के अंदर 2 स्पून अगर मैंने शुगर ली तो क्या हो रहा है, शुगर का मास इंक्रीज हो रहा है। यानी मास क्या हो रहा है, शुगर का मास इंक्रीज हो रहा है। तो मास क्या है, मास डिपेंड कर रहा है। मास एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो साइज ऑफ मैटर या क्वांटिटी पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है ना। जो शुगर मैंने क्या कर लिया, पहले 1 स्पून शुगर लिया, उसका वेट कर लिया, मास गिन लिया, दूसरा चम्मच और शुगर ऐड कर दी, यानी क्वांटिटी बढ़ा दी। मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी तो मास क्या होगा, बढ़ा। तो दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बात करते हैं वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम भी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। कैसे वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, मैंने क्या कर दिया, अगर हम लोग क्या कर दें, सिंपल सा है, शुगर वाला एग्जांपल ले सकते हैं। वॉल्यूम भी शुगर का बढ़ रहा है, 2 चम्मच ऐड करें, मास के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम का चेंजेस भी आ रहा है बिकॉज ऑफ साइज ऑफ मैटर बढ़ रहा है। साइज ऑफ मैटर बढ़ेगा, चेंजेस वॉल्यूम में भी आएगा। तो वॉल्यूम इज और एक आएगी इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे ऊपर, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है वॉल्यूम चेंज। अगर वॉल्यूम चेंज खुद ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इंटरनल एनर्जी के साथ साथ देखो एंथैल्पी के बारे में आपको पता है। एंथैल्पी भी क्या बन जाएगी यहाँ पे, एंथैल्पी भी क्या बन जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वाई, बिकॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंथैल्पी में क्या होता है कि वॉल्यूम चेंजेस एंथैल्पी में आ सकता है। हीट का भी प्रॉब्लम वहाँ पे, हीट का भी एक है कंसेप्ट, ठीक है। तो एंथैल्पी इज ऑल्सो बिकम द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकॉज साइज ऑफ बढ़ेगा तो एंथैल्पी का भी वेरिएशन आएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंथैल्पी में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। तो एंथैल्पी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन साइज or quantity of the matter. That's why it's also extensive properties, and as well as heat capacity. Heat capacity also is a extensive properties. ठीक है, so these are extensive properties. Now we are going to discuss देखो ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसके पूरा ही उल्टा रहेगा, ठीक है। इस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के पूरे अपोजिट रहेगा। यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही थी साइज ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, इट्स डिपेंड ऑन, इट्स नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ द मैटर्स। इंटेंसिव प्रॉपर्टी साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। तो इसके डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ मैटर। इसका एग्जांपल है टेम्परेचर, डेंसिटी। मैं आपको बता दूं टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं,
मैंने फ्रिज में से एक बॉटल निकाली, फ्रिज में से हम लोग बॉटल ले ली फ्रिज में से, जिसका टेम्परेचर मैंने मेज़र किया है, 1 लीटर की बॉटल ले ली, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर की बॉटल में 1 लीटर पानी है, और उस वाटर को मैं क्या करता हूँ, एक अलग अलग 2 बीकर में उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यानी 1 लीटर थी तो मैं क्या कर लिया 500 ml 2 बीकर में एडजस्ट कर लिया वॉल्यूम। अब इस सिचुएशन में मैं उसके अंदर टेम्परेचर मेजर करूँ, चाहे 500 ml में ये वाले 500 ml मेजर कर लूँ या फिर ये वाले 500 ml मेजर कर लूँ, टेम्परेचर सेम ही रहेगा। यानी टेम्परेचर मैंने क्वांटिटी क्या कर ली, 1 लीटर बॉटल का पानी मैंने 2 बीकर में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी वॉल्यूम चेंज हो गया, साइज ऑफ मैटर क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं, टेम्परेचर दोनों में सेम ही है। तो दैट इज वाई टेम्परेचर इज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ मैटर। बट डेंसिटी भी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है? नहीं। शुगर हम लोग ले रहे हैं, शुगर की डेंसिटी फिक्स है, चाहे 1 स्पून ले लो चाहे 2 स्पून ले लो, एक डेंसिटी शुगर की फिक्स है। अगर वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की, ऐसा कुछ होता है। तो वाटर की जो डेंसिटी 1 वो फिक्स है। आप 1 लीटर वाटर ले लो, 10 लीटर ले लो, 1000 लीटर ले लो, पूरा समंदर ले लो भर के, डेंसिटी फिक्स है वाटर की, ठीक है। तो डेंसिटी इज ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ द मैटर्स। एंड प्रेशर भी कह सकते हैं, प्रेशर भी है। अब प्रेशर जैसे जनरली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं गैस के लिए। अब कोई गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी गैस का पर्टिकुलर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, नियर अबाउट फिक्स होता है। तो चेंजेस क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, अगर हम लोग एक ऐसा स्पेस है जो पूरा खुला है, वहाँ पे कितनी भी गैस भर लो, प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। प्रेशर इज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस या फिर साइज ऑफ द गैस। प्रेशर इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, द नेक्स्ट इज द मोलर प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में और एक आती है मोलर प्रॉपर्टीज। तो आपको पता होगा मोलर प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मोल्स। जैसे हम लोग बात करें कि दिस इज द प्रॉपर्टीज x, ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो दिस इज ऑल्सो, जितनी में मोलर प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिपेंड करती है साइज ऑफ मैटर या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे क्या करिए, डिपेंड करिए। तो दिस इज ऑल्सो मोलर प्रॉपर्टीज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। गलत लिख दिया मैंने, मोलर प्रॉपर्टीज इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, फिर साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है, वो हो जाएगी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोग बोल सकते हैं मोलर वॉल्यूम Vm, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। P/N मोल पे डिपेंड कर रहा है, मोलर वॉल्यूम। बाद में मोल हीट कैपेसिटी बोल सकते हो, Cm हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो दिस इज ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि हम लोग कैसे समझेंगे, एक प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो हम लोग कैसे समझेंगे कि डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसका एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज द चैम्बर। यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर गैस फिल कर चुके हैं हम लोग। इस चैम्बर के अंदर क्या है, गैस फिल कर रखी है। इस चैम्बर के अंदर गैस फिल है, ठीक है। और इस गैस का वॉल्यूम कितना है, इस चैम्बर के जितना वॉल्यूम होगा, चैम्बर का वॉल्यूम जो है कैलकुलेट कर लो, L इंटू एल, उतना क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम रहेगा इसके अंदर। और यहाँ पे एक टेम्परेचर, एक दूसरी प्रॉपर्टी, एक वॉल्यूम है और एक क्या है, टेम्परेचर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच क्या कर लगते हैं, एक स्लाइड रख देते हैं। इसके बीच क्या करते हैं हम लोग, पार्टीशन कर देते हैं। इस चैम्बर के बीच हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड रखते हैं और पार्टीशन करते हैं। और जब हम पार्टीशन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे इस सीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो पहले था, पहले से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा हो जाएगा, यहाँ पे क्या पहले से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दो बॉक्स बन गया। अभी बीच में क्या करते हैं हम लोगों ने, एक पार्टीशन डाल दिया, 2 साइज बन गए। वॉल्यूम क्या हो गया, आधा। तो वॉल्यूम में वेरिएशन आ रहा है, बट क्या टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा, नहीं। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, सेम ही है। तो टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ मैटर पे, नहीं। तो नहीं कर रहा है, तो दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। और जो वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, तो इस
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दिस इज द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी थी और ये यहाँ पे क्लियर है। तो आपको क्लियर होगा ये। तो देखो जरूरत थी। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ओके। तो जैसे जनरली क्या होता है कि कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रही है या एमिट कर रही है या फिर हीट ट्रांसफर कर रही है, तो वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? हम लोग टेम्परेचर चेंज से मेजर करते हैं, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है उससे क्या होगी मेजर होती है। तो जैसे हम लोग हीट का हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, राइट। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज जो आ रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है डेल्टा टी। बट साथ साथ देखो टेम्परेचर डिपेंड होने के साथ साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट जुड़ जाता है इनटू डेल्टा टी। ये कोएफिशिएंट क्या है? ये कोएफिशिएंट डिपेंड कर रहा है, ये कोएफिशिएंट डिपेंड कर रहा है कौन सा मैटर है, कौन सा मैटर है, यानी बोल सकते हैं हम लोग नेचर ऑफ मैटर। ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मैटर, बोल सकते हैं साइज ऑफ मैटर, ठीक है। तो जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हीट ट्रांसफर हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर चेंजेस से मेजर कर सकते हैं। भाई कितना टेम्परेचर पहले था बाद में कितना हुआ, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर मेजर कर सकते हैं। बट साथ साथ जो हीट ट्रांसफर है वो डिपेंड मैटर पे भी करती है। तो जो मैटर है उसका अपना एक कोएफिशिएंट होता है सी, ठीक है। और इस सी की अगर हम लोग बात करें, सी की वैल्यू अगर लार्ज है, सी की वैल्यू अगर लार्ज है तो देखो ये यहाँ से पहली बात तो यहाँ से हम लोग हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। जैसे Q है इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी। अगर किसी कंपाउंड या किसी मैटर के हम लोग को सी फाइंड आउट करना है तो क्या कर सकते हैं, Q डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, राइट। हम लोग क्या करना है, हीट ट्रांसफर, हीट मॉनिटर करना है। हीट मॉनिटर कर लो कि भाई कितनी हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग किसी कंपाउंड के लिए? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, किसी मैटर के लिए हम लोग सी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हीट मॉनिटर करो भाई कितनी हीट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। मेजर में हीट, जितनी हीट मेजर कर रहे हैं उसका मेजरमेंट रखो कितनी हीट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सी। ये क्या करना है हम लोग को, ये मेजर करना है और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में हम लोग को सप्लाई देनी है, हम लोग इतनी क्वांटिटी की हीट हमको देनी है। तो हम लोग ने क्या, सी किसी कंपाउंड के लिए सी स्पेशली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर दो, क्यू रख दो, क्यू की वैल्यू हमको पता ही है क्या रखी है, हम लोग कितनी हीट ट्रांसफर की है और उस हिसाब से डेल्टा टी कितना आ रहा है तो हम लोग क्या मिल जाएगा, सी वैल्यू मिल जाएगी। और सी की वैल्यू देखो, सिंपली बात कर रहा हूँ, सी की वैल्यू कितने किस पे डिपेंड कर रही है, साथ साथ हीट ट्रांसफर के साथ साथ किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा टी पे। और डेल्टा टी क्या है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी सी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर चेंज कम आएगा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ सी इज अ लार्ज, सी अगर लार्ज है तो टेम्परेचर चेंज की वैल्यू क्या आएगी, कम। सी इज अ लार्ज तो टेम्परेचर चेंज की वैल्यू क्या आएगी, कम, बिकॉज
delta T is inversely proportional to heat capacity. It's called heat capacity. अगर हम लोग बात करें वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है, यानी वाटर हीट कैपेसिटी लार्ज होने का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर चेंज है तुरंत नहीं आएगा, एकदम फास्ट टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा। हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर एकदम फास्ट नहीं आएगा। तो वाटर वाले केस में भी क्या है, हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर चेंज होने में काफ़ी टाइम लगता है, टेम्परेचर राइज होने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम लोग बात करते हैं हीट कैपेसिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी। हम लोग बात करें मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे CM। यस CM। क्या करो, हीट कैपेसिटी हम लोग फाइंड आउट कर ली, कितने हम लोगों ने हीट कैपेसिटी फाइंड आउट की किसी कंपाउंड की, और उसके डिवाइड बाय क्या कर दो, मोल रख दो, तो क्या बन जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी के साथ साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बहुत सिमिलर ही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा सा डेफिनेशन ये वही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू सेम ही आएगी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को थोड़ा सा अलग तरह से कैलकुलेट किया गया एक परफेक्ट मेजरमेंट के जरिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है कि यूनिट मास लिया जाता है, किसी मैटर का यूनिट मास लिया जाता है, या फिर हम लोग बोलते हैं यूनिट मास, या फिर 1 मोल लिया जाता है ना, यूनिट मास लिया जाता है, और यूनिट मास लेके उसके अंदर ट्रांसफर की जाती हीट। किसी मैटर का यूनिट मास ले लो, 1 मोल ले लो, उसके अंदर हीट ट्रांसफर की, और हीट ट्रांसफर करने के साथ साथ उसमें डेल्टा टी कितना चेंज आया, उससे क्या बनेगी स्पेसिफिक हीट। तो फार्मूला यही अप्लाई करना है, ये जो फार्मूला बना था हमारा Q = C × डेल्टा टी। लेकिन स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक हीट में क्या करना है कि क्वांटिटी क्या करना है हम लोग को फिक्स रखनी 1 मोल या फिर यूनिट मास, 1 मोल या फिर यूनिट मास, और उसके ज़रिए जो डेल्टा टी जो आ रहा है चेंजेस, उससे क्या मिल जाएगी, C की वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि हीट जो ट्रांसफर कर रहे हैं हमको पता है और टी चेंज आ रहे हैं हमको पता है। हमने यहाँ पे कितना करना है, टेम्परेचर चेंज सिर्फ याद रखना, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना करना है, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वो यूनिट मास लिया है और उतनी ही हीट ट्रांसफ़र करनी है, जिससे क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा। और क्या कर सकते हो, 1 केल्विन भी बोल सकते हो। 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन जितना टेम्परेचर राइज करते हो, और इतना करने के लिए जो हीट का यूज़ हो रहा है वो हीट क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जितनी हीट लग रही हो क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी मैटर। तो जैसे हम लोग बात करें ना कि वाटर की अगर हम बात करें तो हमको नहीं क्या वाटर, हम लोग कितना वाटर ले रहे हैं हमको पता नहीं है, नहीं ऐसा मत समझो, काम करते हैं वाटर की हमको हीट कैपेसिटी पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रखना, एक बात भूल गया मैं बताना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से, नॉट ए कैपिटल, स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग को क्या होगा, जैसे वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड है अदर, पेट्रोल वगैरह फिर ऑयल है कोई, तो उसका हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर पता होगी, उसकी हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होगी, तो हम लोग को टेम्परेचर चेंज हम लोग को पता चल जाएगा। कैसे, हम लोग क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रखती, हमको देखना है कि हम लोग जो चीज़ ले रहे हैं वो कितना मास में ले रहे हैं, उसका मास कितना ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर दो स्पेसिफिक हीट से, इनटू कितना टेम्परेचर चेंज आ रहा है। हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, नॉन हो जाएगी, किसी भी लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, नॉन हो जाएगी और फिक्स हो जाएगी। ये कोई भी नया लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो उसका क्या करता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 मोल लेके 1 डिग्री बढ़ा दो, 1 मोल लेके 1 डिग्री बढ़ा दो, और
हीट क्या कर दो, मॉनिटर कर दो, हीट मैनेजर कर लो कितनी हीट है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट अदर लिक्विड के लिए गूगल पर सर्च करो, बहुत सारे लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, फिक्स होती है, वो हमको पता चल गई। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इतना टेम्परेचर अगर राइज करना है, हम लोग को टेम्परेचर राइज करना है कितना, 3 डिग्री सेल्सियस जितना अगर टेम्परेचर राइज करना है तो हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी। या फिर सपोज 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज लाना है तो कितना हीट मिलेगा या फिर कितना हीट ट्रांसफर होगा। हमको ये डेटा हमको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हैं। सी तो फिक्स होगा किसी भी लिक्विड के लिए, अगर लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा दो तो उसमें क्या कर दो, एम की वैल्यू बढ़ा दो, हीट फिक्स है, एम की वैल्यू बढ़ गई। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, साथ साथ सी, स्मॉल सी एंड जो मास है वो मल्टीप्लाई करके एक हीट कैपेसिटी उस कंपाउंड के लिए, अगर बल्क में कंपाउंड है तो उसकी हीट कैपेसिटी मिल सकती है हम लोग को। स्पेसिफिक हीट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग जैसे मान लिया 1 मोल के लिए फाइंड आउट की है, 1 मोल, ठीक है। लेकिन कहीं पे क्या हो रही है, हीट कैपेसिटी की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 मोल लिक्विड नहीं लिया जा रहा है। सपोज कोई सबमरीन है और उसका एक चैम्बर है जहाँ पे वाटर को गर्म किया जाता है। सबमरीन यहाँ पे क्या करता है, वाटर को गर्म किया जाता है। तो इसका जो मास है, इसका मास क्या है, फिक्स है इस चैम्बर के अंदर। तो उसके लिए क्या कर दो, सिंपली क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, स्पेसिफिक हीट पता है उस वाटर की और उसका मास फिक्स है m इंटू डेल्टा टी। तो हम लोग को क्या मिल जाएगी, कितनी हीट वहाँ पे देनी है हम लोग को फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना टेम्परेचर बढ़ाए तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस सी एम इंटू क्या कर दो कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, स्पेसिफिक एंड मास सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, सी मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके, सी डेल्टा टी। तो दिस हीट कैपेसिटी फॉर दिस चैम्बर। अगर छोटा चैम्बर होगा तो उसके सपोज एक छोटा चैम्बर रहेगा तो उसके लिए चीज़ें अलग आएगी। एक छोटा चैम्बर है तो उसके लिए क्या हो जाएगी, सी अलग रहेगी। तो जो हीट कैपेसिटी है, जो हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है। जो हीट कैपेसिटी है वो मास पे डिपेंड कर रही है, ये हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड कर रही है। बट स्पेसिफिक हीट फिक्स है। किसी भी लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, राइट। तो आई होप यू क्लियर होगा आपको सब ये। 1 सेकंड, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है सीपी, 1 सेकंड, इसका नेचुरल टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन द सीपी एंड सी फॉर एन आइडियल गैस। दिस इज ऑल्सो इजी टॉपिक। लेट मी सी द टाइम। इसके आगे वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में ही लेंगे। क्लासेस